Hello everyone. Today we have to touch another topic, that is occupational structure in the chapter Condition of Indian Economy on the Eve of Independence. In occupational structure, we have to study what was the primary occupation. So, primary occupation was primary sector. Predominance of primary occupation means कि इंडिपेंडेंस के जस्ट बिफोर जो लोग थे, ठीक है, इंडियंस थे, उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन था प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर. ठीक है, दैट वाज 75%. नॉट ओनली एग्रीकल्चर ओनली कम्स इन प्राइमरी सेक्टर, बट माइनिंग, फिशिंग, ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो कम्स, बट एग्रीकल्चर वॉज द main thing in which people were engaged before independence. Okay, next is manufacturing sector. Remaining 25% people were engaged in manufacturing and service sector. Okay, जो 75% लोग थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे और जो रिमेनिंग 25% थे वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व थे. तो बेसिकली जो मेन ऑक्यूपेशन था बिफोर इंडिपेंडेंस दैट वाज एग्रीकल्चर इटसेल्फ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीजनल वेरिएशंस. वी कैन फाइंड ओवर देयर सम रीजनल वेरिएशंस लाइक द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, West Bengal. You can see that at that time there was decline of workforce in agriculture sector. Okay, that means ये सारे लोग जो थे इनका झुकाव जो था या इनका कंसंट्रेशन था वो था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ. लेकिन वही पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा के जो लोग थे वो ज़्यादा एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे. So there was variation. Okay, next is infrastructure. So in infrastructure, we say that infrastructure are the basic facilities. है ना. इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम? एक ढांचा कहते हैं देश का, ठीक, जिसके ऊपर ही विकास होता है. ठीक है, जिसके ऊपर ही डेवलपमेंट होता है. अगर हम किसी भी देश के डेवलपमेंट को जज करते हैं तो वो वहाँ की रोड से हम जज करते हैं, उनके रेलवे से, उनकी जो फैसिलिटीज़ होती है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन फैसिलिटी हो गई, इस तरह की फैसिलिटीज़ को, स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो है, इन सबको हम इंफ्रास्ट्रक्चर में जोड़ते हैं. ठीक है, तो बिफोर इंडिपेंडेंस, एज यू ऑल नो, द कंडीशन वॉज नॉट गुड. दैट्स वाई द डेवलपमेंट, द GDP रेट वॉज एट कॉन्स्टेंट. कोई इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं था. क्यों कोई इम्प्रूवमेंट नहीं नजर आता था? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडियन इकोनॉमी को सिंपली बस एज अ फीडर इकोनॉमी ट्रीट कर रही थी. So the infrastructure facilities during British rule were very poor. Only some efforts were taken in order to improve the conditions of roads and railways. Okay, and one Suez Canal was developed. Okay, it was developed so that the British government could take the benefit of it. ठीक है, रोड्स अगर डेवलप थे, रेलवेज का अगर डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है, स्विस कैनाल अगर बना था, यानी वाटरवेज का डेवलपमेंट हुआ था, तो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया था अपने बेनिफिट को देखते हुए. ठीक है, उन्हें रोड्स का डेवलपमेंट इसलिए किया ताकि वॉर गुड्स जो हैं या आर्मी जो है वो ईजिली एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज हो सके. मोबिलाइजेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सके. ठीक है, सेम इसी तरीके से रेलवेज का जो है वो डेवलपमेंट इसलिए किया गया था ताकि वो जो है कंट्रोल कर सके, सारे ऑल ओवर इंडिया को कंट्रोल कर सके. ठीक है, और स्विस कैनाल का डेवलपमेंट इसलिए किया गया था ताकि यहाँ से रॉ मटेरियल को ब्रिटेन भेजा जा सके और फिर वहाँ से
इजिली फिनिश गुड्स के फॉर्म में उसको फिर इम्पोर्ट भी किया जा सके। तो हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ओके, द फर्स्ट स्टेट वी विल डिस्कस अबाउट द रोड्स। तो ब्रीफली आप रोड्स के बारे में देख सकते हैं। ओके, द फर्स्ट थिंग, the roads that were built primarily served the interest of mobilizing the army and shifting raw material. रोड्स का डेवलपमेंट किस लिए हुआ? ताकि आर्मी को शिफ्ट कर सके एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, और जो रॉ मटेरियल थे वो गांव से जो उनका बेस कैंप था, जो एरिया उनका मेन रूलिंग एरिया था, वहां तक उसको शिफ्ट कर सके। और गांव की तरफ भी जो अर्बन एरियाज थे वहां पे रोड्स आप देख सकते थे, पर जो रूरल एरियाज थे वहां पे रोड्स का डेवलपमेंट नहीं था। ओके, so there always remain an acute shortage of all weather roads. Okay, means all whether you can say about roads to reach the there was shortage of roads for reaching these rural areas during rainy season। हाँ, क्योंकि रोड्स का डेवलपमेंट तो था नहीं प्रॉपर, तो वहाँ के जो लोग थे वो जब अगर बारिश ज़्यादा हो जाती थी तो वो वहाँ पे अगर बाढ़ आ जाती थी तो वहाँ पे जो भी फूड की शॉर्टेज थी वो वहाँ पे बनी रहती थी। चाहे बाढ़ आ जाए तो भी फूड की शॉर्टेज, या फिर अगर सूखा पड़ जाता है तो भी, तो वहाँ गांव की तरफ, शहर से गांव को जोड़ने के लिए रोड्स नहीं थी कि लोगों की किसी तरह से मदद हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रेलवे। इन बेसिकली जो रेलवेज थे वो लॉन्ग, उसका डेवलपमेंट क्यों किया गया? ताकि जो लॉन्ग डिस्टेंस था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको कवर अप कर सके। ठीक है ना, क्योंकि इंडिया जो है एक लार्ज टेरिटरी थी और उसको पूरे को गवर्न करने में, कंट्रोल करने में रेलवे मदद करती थी। ठीक है, और साथ ही साथ एक इसका पॉजिटिव पार्ट जो देखने को मिला, जो आप पॉजिटिव पॉइंट्स में लिख सकते हो, कि रेलवे की मदद से जो भी कल्चरल बैरियर्स थे वो आप कह सकते हैं कि आपस में अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग रहने का ढंग होता है। तो ये जो बैरियर्स थे, बेसिकली कल्चरल बैरियर्स, ये टूट गए थे, दैट दे वर ब्रोकन एंड दे वाज प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, राष्ट्रीय एकता में बढ़ोतरी हुई थी। नेक्स्ट वन इज railways, they basically enhance the commercialization of Indian agricultural crops. Okay, that means जो भी एग्रीकल्चर में कल्टीवेशन हो रहा था, जो भी आप कह सकते हो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जा रहा था, ठीक है, उसका क्या होने लगा? कमर्शलाइजेशन, यानी अब रेलवेज की मदद से उसको ईजिली एक जगह से दूसरी जगह बेचा जाने लगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से फिर क्या हुआ कि अब फार्मर्स को ज़्यादा कल्टीवेट करना पड़ा था। और आप ऑलरेडी एग्रीकल्चर वाले इस पार्ट में पढ़ चुके हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्हें कमर्शियल क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए फोर्स करते थे। ठीक है ना, इफ यू टॉक अबाउट द एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट पॉइंट इज एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। So British government took measures for developing the water and air transport, but there was no satisfaction from this. There was no role of this air and water transport in the development of Indian economy. Okay, that was just used by Britishers for their own sake. Okay, when we talk about एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, तो इंडियन इकोनॉमी को कोई इसका बेनिफिट नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसे बताया ना अभी, कि स्विस कैनाल जो एक था मेजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हुआ। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक उसका बेनिफिट किसको मिला? ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिला, कि वो अब यहाँ से इंडिया से रॉ मटेरियल ले जा पा रहे थे ब्रिटेन। ठीक है, और उसको फिर फर्दर वहाँ पे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर पा रहे थे।
नेक्स्ट जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कम्युनिकेशन. ओके, सो देयर वाज at that time there was postal and telegraphic facilities. कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन जब हम एक दूसरे से कोई भी बात जब हमें कहनी हो, कम्युनिकेट करनी हो, ट्रांसफर करनी हो, एक्सचेंज करनी हो, अब our views, okay, what we are feeling, so we use this communication facility. ठीक है, तो आज के टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत मेजर रोल है कम्युनिकेशन का, है ना. बहुत ही डेवलपमेंट है. ईमेल फैसिलिटीज आर देयर, कॉलिंग फैसिलिटीज, वीडियो कॉल फैसिलिटीज, तो इस तरह की फैसिलिटीज है. उस टाइम तो ऐसा नहीं होता था. कम्युनिकेशन के नाम पे बस एक पोस्टल सर्विस, टेलीग्राफ फैसिलिटीज जो थी वो हुआ करती थी. ठीक है, लोग टेलीग्राम भेजते थे और इसमें भी एक थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हुआ था और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का यूज हो रहा था. वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज करती थी इन ऑर्डर टू कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर. Okay, electric telegraph was used to control law and order, to maintain law and order basically during that time. Okay. Then next we can say the reasons for infrastructure development. We have already discussed this point. हम साथ ही में डिस्कस कर दिए हैं कि क्या क्या रीजंस थे क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ. जो भी बेसिक जो माइनर सा हुआ, जैसे रोड्स का डेवलपमेंट हुआ तो बताया आपको कि आर्मी को ले जा सके और जो वॉर गुड्स थे उनको ले जा सके, इसलिए रोड्स का डेवलपमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था. साथ ही साथ जो रेलवे स्टेशन से पोर्ट तक का रास्ता था, यानी वाटरवेज जो पोर्ट हम कहते हैं, ठीक है, तो वहां तक का जो रास्ता था उसको डेवलप किया गया, है ना, ताकि इजिली रॉ मटेरियल को पोर्ट तक ले जा सके और पोर्ट से फिर ब्रिटेन ले जा सके. ठीक, सेम इसी तरीके से रेलवेज का भी डेवलपमेंट इसीलिए किया गया ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है ना, यानी कि इजीली हम पूरे इंडिया को कंट्रोल कर सके. ब्रिटिशर्स ने क्यों रेलवेज का डेवलपमेंट किया? ताकि वो पूरे इंडिया को इजीली कंट्रोल कर सके. ठीक है, और साथ ही साथ उनका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होने लगे. कैसे मैक्सिमाइज होगा? क्योंकि रेलवेज से अब हम इजीली और जल्दी पोर्ट्स तक गुड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, मेजर पोर्ट्स तक. ठीक है ना. फिर साथ ही साथ अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है इससे बेनिफिट होने लगा था. ठीक, क्योंकि अब हमारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो मेजर पर्पस था फीडर इकोनॉमी की तरह ट्रीट करना, तो अब यहाँ से ज्यादा गुड्स को एक्सपोर्ट करने लगे थे ना, रॉ मटेरियल को. अब इसके बाद जो हमारा कम्युनिकेशन फैसिलिटी है उसका क्यों डेवलपमेंट किया गया? तो इन ऑर्डर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. ठीक है, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ was introduced in order to maintain law and order. ठीक है ना, ताकि जल्दी से कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं ब्रिटिशर्स in order to maintain law and order. So what we have learned from this chapter, what is the conclusion? That there was no increase in per capita income. This is what? Huh? Or you can say stable per capita income. क्योंकि जो प्रोडक्शन था उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बंद कर दिया गया था, तो कहाँ से पर कैपिटा इनकम का डेवलपमेंट होगा? ठीक है. फिर उसके बाद इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर. So major part of population was dependent on agriculture. Dependence on agriculture. ये हमने पढ़ा. ठीक है. Then what you all have learned from this chapter, that there was commercialization of crops. Okay. Then there was introduction of zamindari system. Then tradition methods of cultivation were used in agriculture. जमींदारी सिस्टम था उस टाइम.
ट्रेडिशनल मेथड्स थे, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, दैट मीन्स कोई इरिगेशन फैसिलिटी की चाहे बात हो, ठीक है, चाहे क्रॉप्स जो सीड्स यूज हो रहे थे वो सारे के सारे क्या थे, ट्रेडिशनल थे, पुराने मेथड से ही हम कल्टीवेशन करते थे उस टाइम. देन देयर वाज कंडीशन ऑफ फेमाइन, सूखा पड़ जाता था. ओके, फिफ्थ पॉइंट इज फेमाइंस. Then decline of handicraft industry. ठीक है, ये हमने पढ़ा. फिर उसके बाद डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एज वेल एज यू कैन से देयर वाज कंप्लीट डिस्ट्रक्शन एज वेल. ठीक है, फिर इनएडुकेट इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया गया था, inadequate industrialization. अब जानते हैं कि उस टाइम ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था कि मशीन जो है, कैपिटल गुड्स, उनको भी क्या किया जाए, इंपोर्ट किया जाए. ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे कैपिटल गुड्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, इंडिया में नहीं होगा, बल्कि उसे इंपोर्ट किया जाए. सो इफ वी टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट, दैट इज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल. ठीक है, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट व्हाट वाज द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, क्या क्या पॉजिटिव चीजें थी ब्रिटिश टाइम में. तो आप कह सकते हो, जैसा आपके बुक में लिखा है, this topic is given in your book. Okay, I have sent you the PDF file as well. So there was self-sufficiency in food grain production. Although they were self-sufficiency. ठीक है, स्टार्टिंग जो हुई थी वो, क्योंकि ऑल टुगेदर 200 ईयर्स जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, रूल किया था इंडिया पे. ठीक, तो आपने पढ़ा कि देयर वाज लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स को फोर्स किया था कि वो कैश क्रॉप्स का कल्टीवेशन करें, कमर्शियलाइजेशन करने लगे थे फूड क्रॉप्स, ये कमर्शियल क्रॉप्स का. ठीक है, दैट मीन शुगर केन हो गया, जूट हो गया, इन सबों को कल्टीवेट करने के लिए फोर्स करते, सिल्क को कल्टीवेट करने के लिए फोर्स करते थे. बट लेटर ऑन व्हाट दे हैव डन, धीरे धीरे जो उनका, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फोर्स किया था कमर्शलाइजेशन का, ठीक है, कि कमर्शियल क्रॉप्स को कल्टीवेट करे. ठीक, ये धीरे धीरे इसने एट द एंड क्या रिजल्ट दिया कि अब लोग जो है वो फूड क्रॉप्स जब रिवॉल्ट करने लगे, तो इंडिया में एक कंडीशन ऐसे आई कि अब वो फूड ग्रेन्स को खुद कल्टीवेट करने लगे और अपने लिए खुद सेल्फ सफिशिएंट होने लगे थे फार्मर्स. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो एक ये बेनिफिट मिला था कि हाँ, रोड्स का डेवलपमेंट किया था ब्रिटिशर्स ने, सो देयर वाज बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पहले के कंपैरिजन में. जो कि ब्रिटिशर्स के आने से एक बेनिफिट मिला था कि हाँ, रोड्स का डेवलपमेंट हुआ. ठीक है, देन चेक ऑन फेमाइंस, दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ रोड्स एंड रेलवेज. ओके, the condition of famines could be controlled, not totally, but हाँ, एक चेक कर पा रहे थे, और रोड्स और रेलवेज की मदद की वजह से क्या कर सकते थे, फूड सप्लाईज जो है उन एरियाज में पहुंचाया जा सकता था जहाँ पे सूखा पड़ा था. ठीक है, देन
एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो आप रियलिटी में कह सकते हो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिश रूल का, वो था शिफ्ट टू मॉनेटरी इकॉनमी। क्योंकि पहले हम लोग यहाँ बाटर सिस्टम का यूज़ होता, एक्सचेंज के लिए बाटर सिस्टम का यूसेज होता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद से मॉनेटरी सिस्टम का यूज़ होने लगा, ठीक है। सो दैट इज़ इन रियलिटी अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, दैट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट का इतना इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था कि वो 200 साल तक हम पे उन्होंने रूल किया, गवर्न किया। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इनका ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, ये हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस को इसने हेल्प किया, हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को इसने हेल्प किया, ठीक है। क्योंकि हमें एक रेडीमेड एक जो सेटअप मिल गया, एक आइडिया मिल गया कि हाँ किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। सो लाइक दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, ओके, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड from next class we may start with the numerical, okay, that is mean। तो नेक्स्ट क्लास से हम हो सकता है कि न्यूमेरिकल स्टार्ट करें, मीन, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी हैव कंप्लीटेड वन थ्योरी। सो आई एम थिंकिंग कि एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल ऐसे कंप्लीट करें, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी मैंने बताया आपको, मीन मीडियन मोड है, ठीक है, रेंज है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ओके। So kindly revise the chapter and ask if you have any problem.